कैसे हैं आप सब। आज जो है हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी क्लास 7th का। इस चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो सिंपली स्टार्ट करते हुए इस वीडियो में इस टॉपिक में सबसे पहले हमको ये सिखाया गया है अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं और ये कैसे हरकत करते हैं, ये हमको सिखाया गया है बाय अ स्मॉल एक्टिविटी दैट दे हैव गिवन अस टू परफॉर्म। तो इसमें हमको क्या करना था कि इन्होंने बोला है कि हमको एक स्मॉल, जो आप देख रहे हैं रेड कलर का एक स्मॉल आपको पेपर पैलेट लेना है जो कलर्ड हो, जिसको आपने कलर किया हो। कोई भी कलर आप कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको एक कलर्ड पेपर पैलेट लेना है। उसके बाद उसको आपको एक बर्तन में डालना है जिसमें कि आधा पानी भरा होना चाहिए, और उसमें आपको पेपर डालना है। फिर धीरे धीरे आपको उस बर्तन को गर्म करना है ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, या फिर आप किसी पे भी गर्म कर सकते हो। तो जैसे आप गर्म करोगे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पेपर पैलेट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करने लग जाएगा पानी में, जहाँ पे वार्मर पानी होगा। और धीरे धीरे कुछ देर के बाद जो पेपर पैलेट जो है वो धीरे धीरे पानी ठंडा होने के साथ साथ ठंडे पानी के साथ नीचे की तरफ सिंक यानी कि डूब भी जाएगा। तो कुछ इसी मैनर में हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जो अपना मोल्टन मैग्मा जो है अपने अर्थ क्रस्ट के नीचे वो मूव करता है। तो यहाँ पे हमको बोला है कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, यानी कि लिथोस्फेयर जो है वो कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है अपने अर्थ के बिलो में। तो उसी डिविडेंड्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो हमको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो भी बिल्कुल इस एक्टिविटी के जैसे ही कुछ हमको अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और ये प्लेट जो है वो मूव करता है बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं ये प्लेट्स। मतलब ये इतने स्लोली मूव करते हैं कि ऑलमोस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब ये इतना धीरे मूव करते हैं ये हर साल। तो यही है इनका मूवमेंट का स्पीड, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा है वो धरती के अंदर यानी कि अर्थ क्रस्ट के बिलो होता रहता है। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर इन सर्कुलर मैनर, मतलब एक सर्कुलर तरह से वो मूव करता है, मतलब वो रैंडमली कहीं भी मूव नहीं करता है। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे हैं वो रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं कभी कभी, लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो हमारा सर्कुलर वे में ही सिर्फ मूव करता है। ठीक है। तो इस मूवमेंट को जो है, मतलब ये मूवमेंट को जैसे जो है हमारे सरफेस पे है बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे अर्थ पे कुछ मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, और ये मूवमेंट जो है इनको भी हमने किसी तरह बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे एंटोजेनिक फोर्सेस और एक होते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस मूवमेंट्स। तो ये फोर्सेस क्या हैं और कैसे काम करते हैं ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो इसमें जो ऐसे फोर्स होते हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर एरिया यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो काम करते हैं वो फोर्स को हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और उसके बाद उसके विपरीत में बोले तो जो फोर्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं उसे हम एक्सोजेनिक सरफेस फोर्सेस कहते हैं। यानी कि अगर अर्थ का सरफेस आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे आपका एक अर्थ का सरफेस अगर होगा, तो अर्थ के सरफेस के जो नीचे से जो ये सब आपका जो एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और अर्थ सरफेस के जो ऊपर से जो उसके ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे उन्हें हम कहते हैं एक तरह से एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें हैं कि लोग भूल जाते हैं कि ऐसे भी कोई फोर्सेस होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इनमें भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से दिए गए हैं। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं यानी कि जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं उन फोर्सेस का किसका और क्या क्या मतलब रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। जो जो तो एंडोजेनिक फोर्सेस में अगर सडन फोर्सेस यानी कि अचानक से अगर कोई फोर्स एक्ट करता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे से, तो उससे हमको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स। ये सब आपको देखने को मिला होगा और आपको पता भी है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। और अगर एक डायस्ट्रोफिक फोर्स हमको देखने को मिलेगा, मतलब जो धीरे धीरे जो हमको ग्रेजुअल फोर्स मतलब जो लगातार पड़ेगा, उसको जैसे जो है माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है अर्थ के ऊपर। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको पता होगा। और अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास दूसरा जो फोर्स था वो था एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें एक ही तरीका होता है, वो होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स। तो इरोजनल यानी कि आप समझ रहे हो कि धीरे धीरे उस चीज़ का हट जाना, और डिपोजिशनल यानी कि धीरे धीरे उस चीज़ का जमा होना एक जगह पे। तो उसके से देखो हमको क्या देखने को मिलता है इन सबको, जैसे रिवर मिलता है देखने को, विंड फॉर्मेशन, सी वेव्स एंड ग्लेशियर फॉर्मेशन, ये सब हमको देखने को मिलता है। और ये सब हमको ग्लेशियर में देखने को मिलेगा कि ग्लेशियर में कभी आइस इंक्रीज़ भी होती है और कभी डिक्रीज़ भी होती है, पर ज़्यादातर से यहाँ पे डिक्रीज़ ही होती है। रिवर में पानी जाना ज़्यादा कम होना, ये सब हमको देखने को मिलता है इसमें। आगे हमको बताया गया है कि ये वॉल्केनो क्या होता है। ये हम सबको हमेशा से पता है कि वॉल्केनो क्या है, पर अगर इसका हमको एक साइंटिफिक डेफिनेशन मिलना है तो वो यही मिलेगा। वो लिखा है कि वॉल्केनो जो है वो एक ऐसा वेंट है
जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद होता है, जिसको वजह से जिसमें से मोल्टेन मटेरियल जो है वो इरप्ट होता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये एक तरह से एक ओपनिंग है जो कि अर्थ क्रस्ट यानी कि मेंटल से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेंटल से कनेक्टेड है और ये अपना अर्थ क्रस्ट है। तो मेंटल से डायरेक्टली ये आउटर एटमॉस्फेयर में कनेक्टेड होता है। तो ये एक तरह से एक वेंट की तरह काम करता है। तो उसमें से जो भी मटेरियल बाहर आता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्केनो। तो दूसरा जो सेम कैलेमिटी होती है वो होती है हमारी अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है वो कैसे एक वर्क होता है, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, वो हमको समझाया है इस फिगर से कि आपका जो जैसे वोल्केनो काम करता है वैसे ही आपके पूरा जो ये आपका एक अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस में अभी जो आउटर जो लाइनिंग दिख रहे हैं सर्कुलर लाइनिंग, ये आपका वोल्केनो अर्थक्वेक का आपका रेंज है। मतलब इतने एरिया के अंदर अर्थक्वेक फील कर रहे होंगे लोग जो भी वहाँ रह रहे होंगे। तो ये सब होता है डायरेक्टली अपने अर्थ क्रस्ट के बिलो से। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस इन द क्रस्ट, द प्लेस इन द क्रस्ट जहाँ पे मूवमेंट चालू होती है उसे हम फोकस कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ये अर्थ का क्रस्ट है, ये ब्राउन वाला एरिया, ठीक है, ये ब्राउन वाला एरिया जो है वो हमारा अर्थ का क्रस्ट है। अब ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा मूवमेंट हुआ है, और इस चीज़ को यहीं से हमारा अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट हुआ है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये आपको याद रखना है। और ये फोकस का जो अपर एरिया होगा, यानी कि जो ये पहुँचते पहुँचते इसका जो इफेक्ट है, जो ऊपर जिस एरिया में पहुँचेगा, यानी कि ये जो सर्कल में पहुँचेगा, ये हमारे लैंड के ऊपर फॉर्म वाले जगह पे होगा। यानी कि फिजिकल धरती जहाँ पे आप खड़े हैं बैठे होंगे, ये वो आउटर सरफेस होगा आपके क्रस्ट का। तो यहाँ पे जो फोकस के जस्ट अबव का जो एरिया होगा, इसको हम कहते हैं एपी सेंटर। यानी कि यहीं से सारा जो है हमारा फील होता है, अर्थक्वेक चालू होता है, यहाँ से हमारा आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा इस पॉइंट पे सबसे कम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फील होगा, और एपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का लॉस होने वाला सबसे ज़्यादा फील यहीं पे होता है लोगों को। अब हालांकि हम तो ह्यूमन है, तो हम ये तो एग्जैक्टली हम ये क्लेम तो कर नहीं सकते, या फिर हम एग्जैक्टली एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो अर्थक्वेक होगा वो कब होगा या फिर कहाँ पे होने वाला, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, ये हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। जो ह्यूमन एवॉल्व हुए हैं विद, मतलब आप हम लोग जो हैं, हम एनिमल्स के साथ ही धीरे धीरे इवॉल्व हुए, हम एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते आए हैं। तो उससे हमको पता चला कि हम कुछ ना कुछ एनिमल्स के या फिर कुछ अजीब ऑब्जर्वेशन से हम पता कर लेते हैं कि शायद यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। तो ऐसे कौन से चीज़ें जिससे हमको पता चल सकता है, वो होता है हमारा स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। यानी कि कोई स्पेशल बिहेवियर है वो उससे हमको पता चलता है। जैसे कि सुनने में आता है कि जो हाथी होते हैं उनको पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो आता है, तो वो उस एरिया से वो लोग लीव कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से एक स्टडी हुआ। फिर फिश इन पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, यानी कि जो तालाब के अंदर जो मछली होती है वो एजिटेट करने, यानी कि घबरा जाती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो मेजर लैंड फॉर्म्स यानी कि इसमें हमारा बताया गया कि जो हमारे जो लैंडस्केप यानी हमारे जो आसपास का एरिया है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। और उसका दो ही मेन रीज़न है, वो है वेदरिंग और इरोजन। तो वेदरिंग एक्चुअली क्या होता है कि वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि जो आपके बड़े बड़े जो पत्थर चट्टान मौजूद है वो धीरे धीरे टूट रहे हैं ओवर टाइम, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन जैसा आप सब जानते हैं कि इरोजन मतलब होता है वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वाइंड एंड आइस। इरोजन मतलब ये होता है कि इसको हम बोलेंगे कि जो आपका जो भी वहाँ का एरिया, जो भी वहाँ पे आपके जो मिनरल्स जो भी है वो वॉश अवे हो जाते हैं बाय द डिफरेंट एजेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, वाइंड हो गया या फिर आइस हो गया। ये हम आगे पढ़ने वाले कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे होता है ये प्रोसेस। अभी इसमें हम देखते हैं कि आगे इसमें बोलता है कि द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वाइंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो इरोजन होता है ये ऐसा नहीं कि कहीं और बहा ले जाता है, वो उनको बहा के या फिर हटा के वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देता है। इसका से जो आपका जो लैंड फॉर्म है वो धीरे धीरे एक तरह से बिगड़ता भी है और कहीं कहीं अच्छा भी होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो वर्किंग ऑफ अ रिवर, मतलब अगर हम वाटर बॉडीज़ में देखें कि वाटर कैसे इरोजन करवाता है, और तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमको वर्किंग ऑफ द रिवर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है वाटरफॉल के एग्जांपल से कि कैसे इरोजन होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जब एक कोई बहुत ज़्यादा खड़ी चट्टान आती है, जैसे कि आप देख रही है एक चट्टान टाइप एरिया है, तो यहाँ पे अगर कोई रिवर बड़ी होती है, तो अगर वो रिवर आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे यहाँ से नीचे फॉल हो जाती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वाटरफॉल। आप सबको पता होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक हार्ड रॉक है ऊपर, इसके ऊपर से वाटर फॉल कर रहा है, और नीचे जो है अपने इसका अंदर का जो लेयर मिक्स है वो है सॉफ्टर रॉक, जो कि कट जाता है बाय द पावर ऑफ वाटर। तो धीरे धीरे इरोजन इस एरिया में होता है। और आगे हम देखेंगे कि जैसे जो रिवर है, अगर वो खाई वाले एरिया में नहीं है, अगर वो एक नॉर्मल प्लेन वाले एरिया में है, तो वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे क्या होता है। तो जैसे ही रिवर जो है वो प्लेन में एंटर करती है, मतलब वहाँ से बहती है,
तो सीधा तो रिवर कोई होती नहीं है, वो रिवर ज़रूर टर्न वर्न में आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवर कितने सारे टर्न होती है, और ओरिजिनल में भी रिवर्स ऐसे ही होते हैं। कोई भी रिवर एकदम क्लियरली सीधे कभी जाते नहीं है, वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से होकर गुजरती है। तो ये जो टर्न्स होते हैं इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े आपके जो है टर्निंग्स बनते हैं। इन टर्निंग्स को हम कहते हैं मिएंडर्स। तो आपको याद रखना है मिएंडर्स होता है। यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल दिखा कि मिएंडर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक मिएंडर होगा, ये भी एक मिएंडर ही होगा यहाँ का। तो इसे हम कहते हैं मिएंडर। और जैसे ही आप जाएंगे तो कंटिन्यूअस रिवर के बहने की वजह से इरोजन और डिपोजिशन जो है इस मिएंडर वाले एरिया पे होता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो काला काला दिखाया है ये यही दिखाया है कि यहाँ पे रिवर अपने साथ जो भी बहा के ला रही है यहाँ पे छोड़ दे रही होगी, और कभी कभी यहाँ से कुछ निकाल के भी ले जा रही होगी इरोजन के ज़रिए से। तो यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन जो है वो होता रहता है। और जैसे जैसे रिवर को टाइम हो जाता है उस एरिया में, बहुत देरों से बहुत सालों से वहाँ पे वो बह रही है, तो धीरे धीरे वहाँ पे वो एक कट फॉर्म करती है। इस कट को हम बोलते हैं कट ऑफ लेक, और इसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं इस एरियाज़ को। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए इस एरिया से जो रिवर है वो बहना धीरे धीरे बंद हो गई ओवर साल में। तो इससे हम अब ये एक तरह से एक लेक हो गया, यहाँ पे कोई रिवर फ्लो नहीं है लेकिन यहाँ पे पानी मौजूद है, यानी इसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब रिवर जो है अपने एरिया से फ्लो करती है ओवर द बैंक्स, यानी रिवर बैंक्स यानी कि रिवर के आसपास का एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का एरिया, इसे हम रिवर बैंक से रिफ़र करते हैं। ठीक है, तो मेरा आज का ये टॉपिक है। तो आज का मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि आपके आसपास कौन सा रिवर बैंक मौजूद है उसको आप कमेंट डाउन कीजिए। आपके आसपास कोई रिवर है तो उसके आसपास कोई रिवर बैंक है, उसका क्या नाम है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी वजह से जो है फ्लडिंग होता है, रिवर जो है फ्लडिंग भी करती है। और जैसे ही वो फ्लडिंग करता है अपने आसपास के रिवर बैंक में, तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये जो क्लीन ग्रीन प्लेन आप देख रहे हैं, इसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मली हो सकती है ज़्यादा बारिश के टाइम पे। और ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है। ये जो लैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, और इसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे रिवर आपको मैंने बोला कि इरोजन कर रही है, काट के निकाल रही है, तो धीरे धीरे कहीं कहीं पे गड्ढा हो रहा है। तो धीरे धीरे आपने जो लाइनिंग देख रहे हैं ये एक तरह से स्टीपिंग है, मतलब एक तरह से ये इसके ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये थोड़ा नीचे है। तो ऊंचाई वाला जो एरिया है उसको हम लोग लीव्स कहते हैं, लीव्स। तो आपको याद रखना है कि लीव्स क्या होता है, क्योंकि खास करके लोग जो है लीव्स और मिएंडर के बारे में ज़रूर भूल जाते हैं कि मिएंडर्स क्या होते हैं और लीव्स क्या होते हैं। और अब जैसे जैसे रिवर अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करता है तो कुछ टाइम के बाद रिवर जो है ओशन की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि ओशन जो है बहुत, या फिर सी जो है बहुत ही पास में आ जाता है। तो जब रिवर एक सी के बहुत ही पास पहुंच जाता है तो उसकी जो फ्लोइंग स्पीड है, यानी कि जिसके अंदर जो पानी बह रहा होगा उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस नियर द सी और एनी ओशन। ठीक है, तो इस वजह से जो है रिवर जो है हमारा वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है ब्रेकअप होने के लिए, मतलब धीरे धीरे वो टूटने लग जाता है रिवर। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म देख लीजिए, रिवर जो है यहाँ से रिवर ऐसे मेन हो के आ रहा है। अब ये जो अपना एरिया है सी वाला एरिया है, तो यहाँ पे कैसे धीरे धीरे जो अपना रिवर है वो टूट रहा है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में टूट गया। जैसे देखिए आप यहाँ पे कितने सारे अलग, और यहाँ पे कितने सारे फ्लड प्लेन्स देखो आप, देखो बन गए, यहाँ पे फर्टाइल लैंड क्रिएट हो गए। इसकी वजह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये बन गया है। तो रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटरी अलग अलग बनते हैं, आप जहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग जो टूट के हिस्से बन जा रहे हैं, तो इस एरिया को जो है डेल्टा बोलते हैं। जो आप एरिया देख रहे हो कहीं पे रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज, कहीं पे प्लेन्स, तो इस एरिया को हम कहते हैं डेल्टा। इसमें से एक आपने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि गंगा रिवर का है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा है वर्क ऑफ सी वेव्स। तो इरोजन या डिपोजिशन का जो अगला फॉर्म होता है वो सी वेव्स, यानी कि सी से कैसे डिपोजिशन और इरोजन होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो वर्किंग ऑफ सी वेव्स में कैसे काम करता है आप देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारा सी में है, सी में आपको पता है हमारे लहरें आती है, वेव्स आती हैं। तो इन वेव्स की वजह से जो सी के अंदर जो लैंड फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि बड़े बड़े चट्टान जैसे, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इन वेव्स के लगातार अटैक की वजह से जो ये बड़ा सा चट्टान है इसमें एक छोटा सा केव जैसा बन जाता है, छोटा सा गुफा जैसा बन जाता है। और फिर कुछ सालों के बाद उतने ही वैसे ही लगातार वेव्स की वजह से और फॉर्म्स की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा गहराई हो जाती है, तो धीरे धीरे पूरा पार कर जाता है, चट्टान के आर पार हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं सी आर्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और कमेंट में आपको बताना है कोई भी एक फेमस सी आर्क का नाम वर्ल्ड में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और सालों के बाद ये सी वेव्स तो लगातार हिट करते रहते हैं। वो ऐसा तो होगा नहीं कि सी आर बना के छोड़ देंगे, वो तो वैसे ही वेव हिट करते रहेंगे उस चट्टान को। और फिर धीरे धीरे ये जो एरिया है धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, पूरी तरह से टूट के अलग हो जाता है, और फिर ये बस एक छोटा सा चट्टान वापस रह जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्टैक। तो आपको याद रखना है कि सी केव सबसे पहले बनता है, उसके बाद ही सी आर्क बनता है, और उसके बाद वो चीज़ स्टैक बनता है।
तो आपको ये प्रोसेस का जो ऑर्डर है आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले सी केव आता है, उसके बाद आपका आता है सी आर्चेस या फिर सी आर्क्स, उसके बाद आपका फॉर्म होता है स्टैक्स में। तो अगला हम टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा वर्क ऑफ आइस। तो वर्क ऑफ आइस में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें सिंपली हमको बताया गया कि ग्लेशियर्स जो है वो एक तरह से रिवर ऑफ आइस होते हैं, यानी कि आइस की नदियाँ होती है, ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि वो जमा हुआ पानी होता है एक तरह से। तो ये जो है ये भी लैंडस्केप को इरोड कर देते हैं बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एन सॉलिड रॉक बिलो। ठीक है। तो ग्लेशियर जो है वो भी एक तरह से डीप हॉलो मतलब जो है गड्ढा क्रिएट कर देते हैं कहीं पे ज़्यादा आइस होने की वजह से। और जैसे जब गर्मियों में फिर कभी जब टेम्परेचर राइज होता है तो वहाँ पे भी जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स क्रिएट करते हैं, जो कि माउंटेन के अंदर हमको देखने को मिलता है, फिर कहीं भी देखने को मिलता है जहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद होंगे। और जो भी मटेरियल जो है जो carried away by glaciers such as rock big and small and salt and sand and silt gets deposited, मतलब जो भी वहाँ का आसपास का रॉक होगा, पत्थर या फिर मिट्टी, रेती, जो भी अलग अलग तरह के वहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिटेड होंगे वो सबको लोग वॉश अवे कर जाते हैं और एक जगह डिपॉजिट कर देते थे। तो इस डिपॉजिट को जो हम कहते हैं वो होता है ग्लेशियल मोरेन्स, यानी कि जो डिपोजिशन होता है ड्यू टू द वर्क ऑफ आइस या फिर ग्लेशियर्स की वजह से उसको हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो अब जो हम देखते हैं वर्क ऑफ वाइंड, तो वर्क ऑफ विंड कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, आपने देखा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस पूरे पैराग्राफ में। तो एक एक्टिव एजेंट जो होता है, मतलब जो सबसे बड़ा जो हाथ होता है इरोजन और डिपोजिशन करने का डेजर्ट्स में, वो होता है विंड का। मतलब वहाँ पे विंड बहुत चलती है तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो हाथ है वो उसी का होने वाला है। बारिश तो वहाँ पे उतनी होने वाली नहीं है तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो जो भी करता है सब विंड करता है। तो इसी में हमको एक फिनोमिनन देखने को मिलता है जो होता है मशरूम रॉक्स, जो हमको मशरूम रॉक देखने को मिलता है। आप कभी डेजर्ट आप में से कोई गया होगा तो आपने देखा होगा शायद से कि मशरूम रॉक जैसे कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं कि बड़ा सा अगर जो कोई पत्थर या बड़ा सा कोई चट्टान होगा तो विंड वहाँ पे बाई ईयर वहाँ पे बहुत तेज़ से फ्लो होती रहती है। तो उसके से जो है वो विंड जो है उसका लोअर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको काट देता है। और अपर एरिया जो है वैसे ही रह जाता है, तो इसलिए जो नीचे का एरिया जो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उस पत्थर का, तो एक तरह से वो हमको एक मशरूम टाइप शेप क्रिएट कर लेता है, तो वो हमको मशरूम रॉक जैसा दिखता है। और जब दूसरा जो एक होता है फिनोमिनन, वो क्या होता है जब वाइंड जो होती है जो ब्लो करती है बहुत तेज़, तो वो जो होता है छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल जो है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है। जैसे कि आप देखेंगे जो मिट्टी है वो एक जगह से उड़ती है और दूसरी जगह जाके पहुंच जाएगी, है ना। तो वैसे ही सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं तो उसको वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो है एक तरह से छोटे मोटे रेत के टीले बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिया है एनसीईआरटी ने कि सैंड ड्यून्स एक्चुअली में दिखते कैसे, तो ये रहा। ये जो है ये सब का सब हरकत है विंड का। ओके। तो जब ग्रेन्स ऑफ वेट सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं तो उसको विंड जो है वो बहुत लंबे एरिया दूरी एरिया तक ले जाकर ट्रेवल कर सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट है। और वैसी जगह पे इसको हम जहाँ पे उसको वो डिपॉजिट कर सकती है तो उस जगह को हम कहते हैं लॉइस। लॉइस इस जगह को हम कहते हैं। तो जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं लॉइस के वो हमको चाइना में देखने को मिलता है, जो चाइना के जो रेगिस्तान है उसमें हमको लॉइस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइजेज खुद से परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में।